बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। इस चैनल के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं फ़ोटोशॉप का कोर्स। देखें, ये जो फ़ोटोशॉप का कोर्स है हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसको इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इस कोर्स को हम कंप्लीट कर लें। इस कोर्स को हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप ये कोर्स को पूरा देख लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो आप अपने जो डिज़ाइनिंग के काम हैं वो फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, तो जिन लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में पता नहीं है तो वो भी इसको शुरू कर सकता है, तो उससे इंशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, मैं जो फ़ोटोशॉप का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फ़ोटोशॉप 2018 CC वर्जन है। तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, एडोबी की वेबसाइट से जाके। इसका अगर आप चाहें तो उसको ख़रीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका जो ट्रायल वर्जन लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, इसको फ़ोटोशॉप को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड कर दूं। आपने करना क्या है कि देखें, आप अपने माई कंप्यूटर में जाएं और यहाँ पे किसी एक ड्राइव के अंदर, आप चाहें तो C ड्राइव, D ड्राइव या इस तरह से आपके पास ड्राइव्स बनी होंगी, तो किसी एक ड्राइव में जाएं और वहाँ पे जाके आप करें, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, खाली एरिया के ऊपर न्यू में जाएँ और एक फ़ोल्डर बना लें और फ़ोल्डर का एक नाम रख दें, जैसे फ़ोटोशॉप प्रोजेक्ट्स। ये एक फ़ोल्डर बन गया, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पे खोल लें, तो ये आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो भी फ़ोटोशॉप का काम करें वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस फ़ोल्डर के अंदर सेव करते जाएं ताकि आपको आसानी हो। देखें, जब भी आप कोई काम करते हैं तो बाद में शुरू में क्योंकि काम छोटा होता है, थोड़ा होता है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास काम जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट फाइल्स बढ़ती हैं, तो बाद में उसकी मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम करें और स्मूथली करते जाएँ, आपको कोई परेशानी ना आए, तो कोशिश करें कि उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करें ताकि किसी भी स्टेज के ऊपर आपके पास रश ना लगे, आप जो है परेशान ना हो किसी चीज़ को ढूंढने के हवाले से। तो ये फ़ोल्डर बना लिया। ये फ़ोल्डर आप डेस्कटॉप के ऊपर भी मैं आपसे कह सकता था कि आप बना लें, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि अगर आपकी विंडोज़ करप्ट हो गई या कोई मसला हो गया तो फ़ोल्डर डेस्कटॉप से डिलीट हो जाती हैं चीज़ें। तो आपने C के अलावा D या E ड्राइव में जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है वहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें फ़ोटोशॉप प्रोजेक्ट्स का और अपनी फ़ाइल्स को वहीं पर रखते जाएँ। चलिए अब फ़ोटोशॉप के ऊपर चले जाते हैं। तो देखें, ये हमारा फ़ोटोशॉप है, इसको मैंने ओपन किया है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो एक वेलकम स्क्रीन आती है, कुछ चीज़ें टिप्स वगैरह आ रही होती हैं। आप उसको जब नेक्स्ट वगैरह करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। देखें, यहाँ पे जो मैंने जो फ़ोटोशॉप ओपन किया तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो ये उसकी जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं मेरे पास। आपके पास ये सब एरिया ब्लैंक होगा और आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे होंगे। एक होता है क्रिएट और दूसरा होता है ओपन का। ओपन का मतलब होता है कि अगर आपके पास पहले से कोई फ़ोटोशॉप की फ़ाइल बनी पड़ी है, कोई PSD के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना पड़ा है, उस फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलता है और आपसे पूछते हैं, भैया आपने जो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ओपन करनी है वो कौन सी है। जिस फ़ोल्डर में पड़ी हो यहाँ से आप उसको नेविगेट कर सकते हैं। उस फाइल जैसे देखें PS लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है, तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकेंड ऑप्शन होता है क्रिएट का होता है, यहाँ सब चीज़ें जो है वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए फ़ोटोशॉप असल में है कि जो नए सीखने वाले हैं उनके थोड़ा सा फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दे दूं। देखें, जो फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप एक एडोबी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। एडोबी एक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाती है। इसी तरह इनका एक सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब प्रीमियर है वीडियो एडिटिंग के लिए। इनके बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप असल में इस्तेमाल होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ये रास्टर बेस इमेजेस को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेक्टर बेस भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका जो काम है रास्टर बेस होता है। रास्टर बेस इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि पिक्सल्स के ऊपर बनती हैं, और जो वेक्टर बेस इमेजेस होती हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बनती हैं और वो वेक्टर बेस होती हैं। और जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर बेस के लिए है, और जो एडोब फ़ोटोशॉप है ये जो है ये रास्टर बेस इमेजेस के लिए है। इसी तरह से एडोबी के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं। और इस तरह जब हम कोरल ड्रॉ के अंदर जो काम करते हैं तो कोरल ड्रॉ भी जो है वो वेक्टर बेस इमेजेस को बनाता है। वेक्टर बेस इमेजेस के फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपके वो इमेजेस पिक्सेलेट नहीं होती और उसके अंदर आपको बहुत शार्प रिज़ल्ट मिलता है। फ़ोटोशॉप के अंदर क्योंकि इमेजेस पिक्सेल्स के ऊपर बनती हैं तो इसके ऊपर आपको रेजोल्यूशन सेट करके काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जब आप इसको जूम करते हैं तो इसके जो पिक्सेल्स होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें हर इमेजेस को, हर प्रोजेक्ट को 100% के ऊपर ही देखना होता है। तो 100% के ऊपर अगर आपका एक इमेज है वो अच्छा आ रहा है, उसमें पिक्सेलेट नहीं हो रहा, वो फट नहीं रहा, तो वो बिल्कुल ओके होता है। लेकिन अगर आप पहले से फ़ोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप फ़ोटोशॉप के अंदर भी बहुत से काम कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, इनके मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं काम करने के। तो आज हम फ़ोटोशॉप को सीख रहे हैं, फ़ोटोशॉप की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हफ़्ते के अंदर आपको 2 वीडियोज़ इस कोर्स की मिलें। इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग ये सीखना चाहते हैं, फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं, उनको फ़ायदा हो सके। तो देखिए मैंने ये फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लें। देखिए अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अगर आप उसके लेआउट को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है उसके अंदर काम करने के हवाले से। देखिए यहाँ पे रिसेंट का टैब आ रहा है। रिसेंट के अंदर जो है वो कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आगे जो है वो सेव्ड का है। आपने अगर कोई टेम्पलेट सेव किए होंगे तो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इस तरह फ़ोटोज़ के यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, अगर आप इन प्रीसेट्स को यूज़ करके फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंट के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन है, और यहाँ पे वेब है, यहाँ पे मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं। देखिए आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, जितनी ऐप डेवलपमेंट होती है, जितनी वेबसाइट की डेवलपमेंट होती है, वो सारी की सारी पहले बनती है फ़ोटोशॉप के अंदर। बाद में जो कोडर्स होते हैं, जो वेब डेवलपर्स होते हैं, वो उसकी कोडिंग के ज़रिए से उसके अंदर मुख्तलिफ जो उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। अगर आप कोई भी एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, आईफ़ोन की ऐप बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो सारे के सारे डिज़ाइनिंग जो है वो फ़ोटोशॉप में करते हैं। उसके बाद डेवलपर को देते हैं, और डेवलपर उसके अंदर कोडिंग के ज़रिए से उसको इंटरेक्टिव बनाता है। ये यूँ कह लें कि उसके अंदर जान डालता है। वो आप जब बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक होता है, कोई लिंक खुलता है, तो सारे के सारे काम पहले फ़ोटोशॉप में डिज़ाइनिंग होती है। इस तरह वीडियोस के मुतालिक ऑप्शंस हैं कि जब आप वीडियोस के बैकग्राउंड्स हैं या वीडियोस की जो थीम्स बनती हैं वो फ़ोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन होती है। इंशाल्लाह आगे चल के हम इन चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे, और हम एक मोबाइल एप्लीकेशन का मॉकअप भी बनाएंगे, वेबसाइट्स के मॉकअप वगैरह बनाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे रिसेंट पे आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप इनमें से कोई टेम्पलेट लेके यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं। आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैं अपना डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, अपनी जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रख के करना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा देखें, फ़ोटोशॉप के लिए एक और बात समझ लीजिए कि जब भी आपने फ़ोटोशॉप के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको पता हो कि पहले उसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है, उसकी क्वालिटी क्या रखनी है, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने एक अच्छा कंटेंट बनाना है, लेकिन अगर आपने उसकी रेजोल्यूशन सेट नहीं की, उसकी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट नहीं की, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ पे मसला नहीं होता। वहाँ पे आप जब चाहें इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। वहाँ पे इमेजेस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेक्टर बेस्ड इमेजेस होती हैं, तो पिक्सेलेट नहीं होती हैं, आपको शार्प रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन फ़ोटोशॉप में ऐसा नहीं है। फ़ोटोशॉप में आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले पता होगा आप कितनी रेजोल्यूशन रखनी है, ताकि आपके प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे। तो देखिए अब फ़िलहाल मैं एक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, जैसे इसकी जो रेजोल्यूशन है मैं 920x1080 रख दी है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो उसका एक नाम लाजमी रखें। यहाँ पे अपना नाम रखना है। मैं इसको मिटा के रख देता हूँ प्रोजेक्ट 1 रख दिया फ़िलहाल मैंने इसका नाम। ये इसकी रेजोल्यूशन है। अब देखें ये 920x1080, ये इसका एक लैंडस्केप का ओरिएंटेशन है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं तो आप इसको पोर्ट्रेट में कर देते हैं, तो देखिए पोर्ट्रेट हो जाएगा। ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो हमारी जो वाइड स्क्रीन होती है उसके लिए होती है, और ये जो रेजोल्यूशन है, जब हमने जब इसको रिवर्स किया है, तो ये शॉर्ट्स जो यूट्यूब के शॉर्ट्स देते हैं या आप टिकटॉक की जो वीडियोस देखते हैं, तो वो इस रेजोल्यूशन के ऊपर होती है, मतलब पोर्ट्रेट में होती है। तो फिलहाल मैं इसको लैंडस्केप में रखता हूँ। उसके बाद देखें, अगर तो आप जो यहाँ पे ये रेजोल्यूशन सेट करनी होती है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं वेबसाइट के, वो सिर्फ आपने स्क्रीन के ऊपर ही एडवर्टाइजमेंट करनी है। मिसाल के तौर पे आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं जो कि आपने फेसबुक के ऊपर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट करनी है, तो फिर आप वहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 72 रखते हैं। लेकिन अगर आपने चाहते हैं कि भाई ये जो मैं चीज़ बना रहा हूँ इसका मैंने प्रिंट आउट भी निकालना है, तो फिर उसकी जो मिनिमम रेजोल्यूशन होती है वो 300 होती है। 300 पिक्सल्स पर इंच होती है, मतलब 1 इंच के ऊपर 300 पिक्सल्स आपने ये इसकी रेजोल्यूशन रखनी है। और यहाँ पे आप इसकी जैसे मैंने 1920x1080 है, तो ये पिक्सल में है। अगर आप इसको चाहें तो इंचेस में कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में मुख्तलिफ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम पिक्सल्स में रखते हैं। और उसके बाद यहाँ से भी जो रेजोल्यूशन होगी ये पिक्सल्स में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने पिक्सल्स में रखा है। तो 300
प्रिंटिंग के लिए हमेशा 300 होगी, और जो अगर आपने सिर्फ स्क्रीन के लिए कोई रेजोल्यूशन कोई पोस्ट बनानी है तो उसके लिए आप 72 रख सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 300 ही रख के चलूँ मिनिमम, ताकि दोनों पर्पस में काम आ सके। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपने RGB, ये कलर मोड्स होते हैं एक्चुअली, अगर आपने इसको RGB में रखना है, बिट मैप में रखना है, ग्रे स्केल में रखना है। क्योंकि हमने एक कलरफुल इमेज बनाना है जिसमें सारे कलर्स अपीयर होंगे, तो हम इसको RGB में रखते हैं। अच्छा देखें, जो RGB कलर मोड होता है ये मोड होता है स्क्रीन के लिए, मतलब आप जब कोई पोस्ट बनाते हैं जो कि सिर्फ आपने सोशल मीडिया के ऊपर ही शेयर करनी है तो उसके लिए हम RGB रखते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट आउट करनी है, कोई प्रोजेक्ट बनाया उसको प्रिंट आउट करना है, तो फिर उसके लिए हम जो है वो CMYK कलर मोड रखते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जो है वो CMYK कलर मोड ही इस्तेमाल होता है। ये क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है, ये इंशाल्लाह हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो है RGB रख के चलते हैं, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल प्रिंट तो कुछ नहीं करना सीख रहे हैं। तो ये सेटिंग रख ली। अब यहाँ पे देखें आपके पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे देखें आपके पास 8 बिट आ रहा है, तो ये 8 बिट है 1632, तो आप इसको 8 बिट रहने दें, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें बैकग्राउंड आ रहा है, आप इसको पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने बैकग्राउंड कैसा लेना है, ब्लैक लेना है, वाइट लेना है, या किसी और कलर का लेना है। तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ट्रांसपेरेंट भी आ रहा है, या कुछ चेंज करना चाहते हैं या कस्टम करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल वाइट लेके चलता हूँ। अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप बैकग्राउंड कलर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं जिस कलर का भी लेना हो। इसी तरह से अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं वाइट को चूज़ करता हूँ, और चूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जब मैंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये मेरे पास जो है ये प्रोजेक्ट आ चुका है। अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं इस स्क्रीन के ऊपर। ये जो मेरी क्लास है फ़ोटोशॉप की, ये लेंदी होगी। मकसद उसमें सिर्फ ये है कि आपको तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल से बताई जाएँ, ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम आए ना। तो अगर आप इस कोर्स को चाहते हैं कि अच्छी तरह से सीखें तो पूरी क्लास को देखें, ताकि आपको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। देखिए मेरे पास इंटरफेस है, थोड़ा सा इसको इंटरफेस को समझ लेते हैं। ये वन टाइम आपने समझना है, उसके बाद सारा काम प्रैक्टिकली होगा और आगे आपके लिए आसानी होगी। ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर फाइल मेन्यू बाहर है, यहाँ पे मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं, फ़ाइल है, इसके अंदर मुख्तलिफ मेन्यूज़, एडिट व्यू, और इसी तरह से इमेजेस हैं, लेयर्स हैं, टाइप्स हैं, ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसको जो सेकंड बार है इसको कहते हैं ऑप्शन बार। ये जो ऑप्शन बार है ये डिपेंड करती है यहाँ के टूल्स के ऊपर। ये जो टूल्स होते हैं, जब आप जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसके मुतालिक ऑप्शन यहाँ पर आपको अपीयर होते हैं। जो टूल लेंगे, देखें आपके पास ये टूल बार जो है वो ऑप्शन बार चेंज हो रही है। तो ये शुरू में जब आप ओपन करेंगे तो ये आपकी जो टूल बार है ये इस तरह से लंबी होगी। देखें आपके पास इस तरह से होगी, एक सारे टूल्स एक ही पट्टी में आ रहे होते हैं। लेकिन हम क्योंकि मैं पुराना फ़ोटोशॉप हम शुरू से इस्तेमाल करते हैं, तो जो फ़ोटोशॉप के पुराने वर्जन्स थे उनके अंदर जो टूल बार थी वो इस तरह से थी, डबल साइडेड थी। तो मैं इसी तरह रख लेता हूँ, इसमें मुझे आसानी लगती है। तो देखिए यहाँ पर आप इस एरो इस जगह के ऊपर क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब एक ही रो में कर सकते हैं, एक ही कॉलम में कर सकते हैं, या 2 कॉलम्स में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा उसके बाद देखें ये टूल, ये आपके पास फाइल मेन्यू बार, ये ऑप्शन बार, यहाँ पे आपके पास ये टूल बार्स हैं। और राइट साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कलर पैलेट्स हैं। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास लेयर्स हैं, चैनल्स हैं और पाथ है। ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन हैं, इनको हम इंशाल्लाह डिटेल से समझेंगे। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आपसे हट जाती है, जैसे फ़र्ज़ करें यूँ हो गया, कोई चीज़ आपसे डिस्टर्ब हो गई, या अगर आपके पास पहले से फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है और आप कहते हैं यार मुझे इसमें से कोई चीज़ मिल नहीं रही या कोई चीज़ डिलीट हो गई है, तो आपने उसके लिए क्या करना है आपने इसके लिए यहाँ पे देखें विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में जाने के बाद वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेट इसेंशियल्स। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेट इसेंशियल्स। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट आपके टूल्स पहले से थे वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने टूल्स को रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि डबल साइडेड आ जाए। तो ये आपके पास टूल्स हैं। अब देखें फ़ोटोशॉप के अंदर ये आपके पास कैनवस होता है। कैनवस क्या है कि जिसके अंदर आपने काम करना है। आपने देखा होगा जो डिज़ाइनर्स होते हैं जब वो काम करते हैं, जो मतलब आर्ट वर्क करते हैं, मुख्तलिफ कलर से हैंड वर्क करते हैं, तो उनके पास एक कैनवस होता है, एक बोर्ड लगाते हैं, उसके ऊपर पेपर लगाते हैं, चार्ट लगा के उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो कैनवस होता है। तो इसी तरह फ़ोटोशॉप के अंदर भी ये कैनवस होता है। ये एक कैनवस है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये टैब खुला हुआ है। जैसे आप गूगल क्रोम के अंदर मुख्तलिफ टैब्स खोलते हैं तो यहाँ पे आपके पास टैब्स आ रहे होते हैं, यूट्यूब का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इस तरह से। तो यहाँ पे भी अगर आपने मैंने एक फ़ाइल खोली है, बाद में आपको ख्याल आया आपने कोई और काम करना है, तो आपने Ctrl+N करते हैं अपने कीबोर्ड से,
तो नई फ़ाइल के आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप उसको चूज़ करते हैं और आप एक और फ़ाइल खोल लेते हैं। तो देखें आपके पास ये दूसरा टैब आ गया। तो पहला टैब ये था, दूसरा टैब ये है। तो इस तरह से आप जितने टैब्स खोलते जाएंगे, जितनी फ़ाइल्स खोलते जाएंगे, वो टैब्स आपके पास आते जाएंगे। इस तरह अगर आपने कहा मेरे एक और फ़ाइल खोलनी है जो कि पहले से सेव थे, आप एक काम कर रहे थे, बीच में रिक्वायरमेंट आ गया, दूसरी फ़ाइल खोल के उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर दें, आपने Ctrl+O करना है। जो फ़ोटोशॉप की आपके पास पहले से फ़ाइल होगी उसको आपने ऐसे ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास देखिए यहाँ पे तीसरा टैब भी खुल जाएगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ टैब्स के अंदर फ़ोटोशॉप की एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स खोल के अंदर उनके अंदर काम कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ उसको। एक ही कैनवस खुला हुआ है, इसको कैनवस कहते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने करना क्या है। देखिए जब भी हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर में हम काम शुरू करते हैं तो मैं जो सबसे पहली चीज़ सिखाता हूँ वो ये सिखाता हूँ कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, अपनी फ़ाइल को सेव करना है, ताकि आप उसके अंदर काम फ्रीक्वेंटली करते रहें। कहीं किसी स्टेज के ऊपर जाके आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है या आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है किसी भी वजह से, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम लॉस हो आपकी फ़ाइल का, और आपने सेव किया होगा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कम नुकसान होता है। तो उसके लिए आपने करना क्या होता है, आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए बेशुमार ऑप्शंस आते हैं। आपने इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम इन ऑप्शंस को बड़ी डिटेल से देखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेव एज़ के ऊपर चले जाना है और यहाँ से आपने जाने के बाद एक लोकेशन दे देनी है। देखिए मैंने जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाया है मैंने ई ड्राइव में बनाया है। तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप का प्रोजेक्ट, ये फ़ोटोशॉप का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे मैंने रख दिया project1। इसका नाम मैंने क्योंकि शुरू में रख दिया था तो इसने रख दिया project1.psd। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करेंगे तो ये मैंने सेव कर दिया अपना प्रोजेक्ट। अब मैं जो काम करूँगा वो इसके अंदर सेव होता रहेगा। उसके लिए मुझे बस करना क्या होगा, मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बस मुझे अब सिर्फ सेव के ऊपर ही क्लिक करना होगा। मैं जो भी चीज़ इसमें चेंज करूँगा, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ब्रश लेता हूँ और मैं यहाँ पे जो है पेंट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, बस फाइल में जाके सिर्फ सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। इसके अंदर जो मैंने एडिशन किया है वो सेव हो जाएगी। या Ctrl+S इसकी शॉर्टकट है, आपने जस्ट क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+S दबाना है तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है प्रोजेक्ट सेव करने का। मैं फ़िलहाल इसको अंडू करता हूँ। अच्छा, देखिए ये आपने काम कर लिया। आपने क्या कर लिया है कि आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से हमारा जो फ़ोटोशॉप का प्रोजेक्ट है ये सेव रहेगा। अब हम इसके अंदर जो भी काम करते रहेंगे तो वो सेव रहेगा। तो देखिए अब हमने पहला पढ़ना क्या है, फ़ाइल में जाके अब मैंने आपको सेव का तरीक़ा बता दिया। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम इन टूल्स में से एक टूल को देखते हैं। देखिए जो पहला टूल है इसको कहते हैं मूव टूल। मूव टूल का मकसद क्या होता है, ये चीज़ों को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें यहाँ पे इस फ़ोटोशॉप की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप किसी भी टूल के ऊपर थोड़ी देर अपना माउस पॉइंटर रखते हैं तो यहाँ पे आपको टिप्स आ रही होती हैं और साथ उसका इस्तेमाल का पूरा तरीक़ा बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर गाइड भी ले सकते हैं। पहला टूल है मूव टूल। मूव टूल से चीज़ों को आप मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम का टूल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई एक इमेज लेके आता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज लेके आनी। तो देखिए मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप को मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से कोई भी एक इमेज ले आता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करिए एरो की इमेज मेरे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, मैं इसको पकड़ूंगा माउस से और यहाँ देखिए ये फ़ोटोशॉप का मेरे पास आइकॉन, मैं यहाँ पे ला के इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो देखिए ये मेरे पास एरो की इमेज आ गई है। इसको मैं इंटर कर देता हूँ ताकि जो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन खुले थे ये बंद हो जाए। अब देखें ये मेरे पास एरो आ चुका है। अब मुझे अगर इसको मूव करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मूव टूल चाहिए। मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मेरे पास मूव टूल आ चुका है। अब मैं इसको पकड़ के इस तरह से आसानी के साथ मूव कर सकता हूँ। एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर करें, राइट साइड के ऊपर देखिए यहाँ पे आपके पास लेयर के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। पहली बैकग्राउंड लेयर है, दूसरी लेयर बन गई है आपके इस एरो की लेयर बन गई है। इस लेयर को हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप फ़ोटोशॉप के अंदर काम नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर तरीके से। तो लेयर को इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ी तफसील से समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम मूव टूल को देखते हैं। तो देखें ये पहली लेयर है, आपने मूव टूल को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से मूव टूल चूज़ किया है, यहाँ से इस लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप इसको पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये मूव टूल का काम है। अच्छा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यार मैं इस जो टूल, ये जो एरो बना हुआ है इसको मैं छोटा करूं या बड़ा करूं, रीसाइज़ करूं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है और टी प्रेस करना है। तो आपके पास ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये जो ऑप्शंस हैं ये भी उसी वक्त आपके पास इनेबल होते हैं जब आपने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ होता है। अब आप इन एरोज़ की मदद से यहाँ पे देखें इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से खींच के इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं और राइट से आप जो है
इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको देखिए थोड़ा सा बाहर आते हैं तो ये आपके पास रोटेटिंग का ऑप्शन बनता है। आप इसके नज़दीक जाएंगे, अंदर होंगे तो आपके पास इस तरह का एरो बनेगा, पीछे जाएंगे तो आपको देखिए रोटेटिंग एरो बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको इस तरह से रोटेट करवा सकते हैं। अगर आपने इसको रोटेट करवाना है, बाज़ का ज़रूरत पड़ती है नहीं, ऐसे घुमा के रखो तो आप इसको घुमा के रख सकते हैं, यूँ आप इसको रख सकते हैं। जब आपकी सेटिंग सेट हो जाए तो आपने कीबोर्ड से अपने इंटर प्रेस करना है ताकि ये जो सेटिंग आपने की है ये कंफर्म हो जाए। तो इस तरह से आप मूव टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और उसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि कीबोर्ड की जितनी शॉर्टकट्स आपको याद होंगी उसका उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा आप स्मूथली काम कर सकते हैं। तो जो मूव टूल की जो शॉर्टकट की है वो सिंपल वी, आपने अपने कीबोर्ड से सिर्फ वी दबाना है, आपको मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट करें मैं बी दबाता हूँ तो ब्रश टूल आ गया मेरे पास, मैं वी दबाता हूँ तो मूव टूल आ गया। तो जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको जितनी शॉर्टकट कीज़ याद होंगी आप बहुत ही आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर आसानी से तेज़ी से काम कर सकेंगे। अच्छा, ये मैंने मूव टूल का आपको थोड़ा सा इस्तेमाल बताया है। इससे पहले कि हम चीज़ों को बड़ी डिटेल से पढ़ें, मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखें, जो सबसे अच्छी ज़रूरी चीज़ होती है वो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपने प्रोजेक्ट को ज़ूम इन ज़ूम आउट करें। कैसे? फ़र्ज़ करें इस तरह से ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हैं। ज़रूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को ज़ूम इन करें, ज़ूम आउट करें जब हमने सिलेक्शन करनी हो या काम करना हो। तो ये कैसे करते हैं? इस करने के लिए आपने करना क्या होता है, अपने कीबोर्ड से अपने इसको करने के लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबा के रखना है और अपना जो माउस का जो व्हील बना होता है उसको अगर आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये ज़ूम इन होगा, नीचे की तरफ घुमाएंगे, पीछे की तरफ करेंगे तो ये ज़ूम आउट होगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबाएंगे और माउस के व्हील को ऊपर और नीचे करने से ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। एक चीज़, आपने किसी चीज़ को ज़ूम इन किया हुआ है, अब आप चाहते हैं कि यार प्रोजेक्ट के अंदर मैं अगले पार्ट को देखूं, तो उसके लिए आपने हैंड टूल का यूज़ करना है। हैंड टूल आपके पास यहाँ पे टूल बार के अंदर भी मिल जाता है आपको। और दूसरा आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को दबा के रखना है। तो देखिए आपका जो कर्सर है ये हैंड के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपने जूम इन किया हुआ है प्रोजेक्ट और आप कोई सिलेक्शन कर रहे हैं, तो अब अगर आपने इसको किसी और टूल को सिलेक्ट करने की कोशिश की तो आपके सिलेक्शन का जो कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से स्पेस को दबाना है, तो आपका जो भी टूल होगा ऑटोमेटिकली हैंड टूल में चेंज हो जाएगा। फिर आप इस हैंड की मदद से कीबोर्ड माउस के ज़रिए से इसे ड्रैग करके अपने प्रोजेक्ट को नज़दीक और दूर करके कर सकते हैं। जैसे यूँ होगा, नज़दीक करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और आल्ट दबा के जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको पता हो ताकि आप जब काम कर रहे हों तो आप वहाँ पे आसानी के साथ काम कर सकें। तो ये आज फ़ोटोशॉप की एक बेसिक क्लास थी। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, 20 मिनट से ऊपर ही हो गई है तकरीबन, लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये था कि आपको इन टूल्स की अच्छी तरह से बुनियादी इंटरफेस की समझ आ जाए। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जब पढ़ेंगे तो एक एक टूल को लेंगे, लेयर्स को लेंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि आप इसके अंदर क्या कुछ सीखेंगे और कितने ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं, कितने ज़बरदस्त टूल्स हैं फ़ोटोशॉप के जिनको आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, मेरा एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है शहबाज IT अकेडमी के नाम से। अगर आप मोबाइल के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे उस चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ रखे हुए हैं। इसी तरह से वीडियो एडिटिंग के भी कोर्सेज़ हैं, इन पेज के भी कोर्सेज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल की भी क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर बहुत मटीरियल है ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरह से मेरा ये नया चैनल है प्रो शहबाज यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो इसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर लें इसको भी। इसमें ये होगा कि आपको फ़ोटोशॉप की और इस तरह से जो दूसरे कोर्सेज़ हैं वेब डिज़ाइनिंग के, इंशाल्लाह हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सारे के सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।